हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो। इस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पिक करती हूं और उन पे चर्चा करती हूं, आपको उनके रिप्लाई देती हूं। यहां पे मेरे पास आज भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं आपके, जिन्हें हम पिक करने वाले हैं और उन पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कॉमेंट पिक हो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्टली संडे को ही आती है मेरी कॉमेंट चर्चा की वीडियो, तो आप चाहते हो आपको कॉमेंट पिक हो, तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर मेरी किसी भी वीडियो में आप हैशटैग कमेंट चर्चा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पिक कर लूँगी। ये वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और पहली बार मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला कॉमेंट है मेरे पास जानवी शर्मा का। इन्होंने पूछा है, मैम आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो रिकॉर्डिंग के लिए या कैमरा? जब मैंने अपना यूट्यूब का करियर शुरू किया था या फिर वीडियो बनाना शुरू किया था, तब मैंने फ़ोन से ही शूट करना शुरू किया था। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था उस टाइम पे, फिर वो खो गया, फिर मैंने वीवो लिया, वीवो V15 प्रो जो अभी तक मेरे पास है। लेकिन अब मैं जो शूट करती हूँ वो कैमरा से करती हूँ काफ़ी टाइम से। और कैमरा जो मेरे पास है वो है कैनन 200D Mark II। ये मैंने स्टोर से लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था, तो मैं इसका लिंक आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगी, लेकिन ये ऑनलाइन भी आपको कहीं भी मिल जाएगा। और इसमें मुझे बहुत अच्छी खास बात ये लगती है कि एक तो इसमें वाईफाई है, तो मैं अपने फ़ोन से भी इसे कनेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से बैठे बैठे रिकॉर्डिंग शुरू कर सकती हूँ, ऑफ़ कर सकती हूँ। फ़ोटो खींचना हो तो मैं अपने फ़ोन से खुद से खींच सकती हूँ, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती कैमरामैन की। अपने लिए मैं खुद से ही ये सेटिंग कर सकती हूँ। टच स्क्रीन है इसमें, जो इसका स्क्रीन है वो रोटेट हो जाता है, तो मैं खुद को देख भी सकती हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो मुझे अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लगे, और किसी और को मैं रिकमेंड करना चाहूँगी तो ये एक अच्छा कैमरा है। यूट्यूब अगर आप के लिए यूज़ करना चाहते हो, या नॉर्मल अपने फ़ोटोज़ खींचना हो या वीडियो बनाना हो, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। मुझे सही लगा। नेक्स्ट कमेंट है मेरे पास मोनिका का। इन्होंने पूछा है, कैसे पता करें कि लड़का वर्जिन है या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे पास लड़कियों के लिए भी आता है और लड़कों के लिए भी। दोनों का ही आंसर ये है कि वो सिर्फ खुद ही बता सकते हैं। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं है जिससे आप पता कर पाओ। आपको जिसका भी पता करना है आप उनसे पूछिए, और वो जो भी आपको आंसर दें वही उनका आंसर आप सच मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, तो आपके ऊपर है, लेकिन सिर्फ वही बता सकते हैं, आप इसे कोई डबल चेक नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमेंट है मेरे पास वो राजेश कुमार का है। इन्होंने पूछा है, मैम गिव सम टिप्स एंड रेमेडीज़ फॉर हाउ टू स्लीप, आई कांट स्लीप अर्ली इन नाइट। ये प्रॉब्लम तो आई थिंक आज के डेट में बहुत सारे लोगों की है, मेरी खुद की भी है कि जल्दी नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं करती हूँ, फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो जब सोने का टाइम हो जाए, एक तो सोने का टाइम फिक्स ज़रूर करना है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। आई नो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा कि अगर आपने सोचा है कि मैं 11 बजे सो जाऊँगा, तो हो सकता है आपको 11 बजे नींद नहीं आए, लेकिन उस टाइम पे आपको कम से कम अपने बेड पे ज़रूर चले जाना है। जो भी नाइट का आप अपना काम करते हो, ब्रश करना या अपना सामान समेट के रखना, लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पे चले जाओ। फिर चाहे 15 मिनट में नींद आए, आधे घंटे में आए, 1 घंटे में आए, कम से कम आपको बेड पे चले जाना है और फ़ोन को दूर रख देना है। फ़ोन चलाते रहोगे और सोचोगे नींद नहीं आ रही, तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। फ़ोन साइड में रख दो, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो और सोने की कोशिश करो, तो आई जाएगी नींद। तुरंत नहीं आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि अगर आप लेट सोए हो, अगर आपका सोने का टाइम 11 से 12 हो गया, आप 1 घंटा लेट सोए, तो सुबह आपको टाइम से उठना है। ये नहीं कि सुबह आप 1 घंटा और लेट उठ रहे हो, उससे क्या होगा कि ये टाइम और डिले होता जाएगा। अगले दिन आप 1 बजे सोओगे, फिर 2 बजे सोओगे, और सुबह भी फिर देर से उठोगे। सुबह का टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने भी चाहे आप लेट सो। तो अब क्या होगा ना, दिन में फिर आपको नींद आएगी, आपको ऐसे मन करेगा कि सो जाऊं, दिन में भी नहीं सोना है, तो अगले दिन आप ऑटोमेटिकली ही जल्दी सोओगे, क्योंकि आप थके हुए होगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपकी बॉडी थकी हुई नहीं होती है ना, तब हमें नींद नहीं आती है। तो दिन में अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करवाओ। अगर बहुत ज़्यादा आपका फिजिकल वर्क नहीं होता है ना, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो। फिजिकली खुद को थकाओगे तो वैसे ही रात को ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। ये कुछ मेरे टिप है, बाकी तो मुझे पता नहीं। अगर और किसी को कोई और सजेशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो मेरे पास कमेंट है वो है टियासरी, आई डोंट नो क्या नाम है आपका। दी बताओ ना, क्या येलो डॉलर होने से कोई फ़र्क पड़ता है चैनल पे? प्लीज़ रिप्लाई। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी जो हैशटैग भी बोल की पहले जो वीडियोज़ आती थी, पहले मुझे इतना पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, और डिटेल में मैंने बहुत ज़्यादा इनकी पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी हुई थी, जिसके चक्कर में मेरी बहुत सारी वीडियोज़ येलो में जाती थी पहले, और मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चलो कोई बात नहीं। कुछ वीडियोज़ से मेरे
कमाई नहीं हो रही, ऐड नहीं आ रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जितने से हो रही होगी मैं उतने में सेटिस्फाई हूँ। लेकिन यूट्यूब को शायद ये मंजूर नहीं था कि येलो डॉलर भी रहे, काफ़ी सारी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो येलो डॉलर वैसे भी आ गया तो उस पर ऐड बहुत ही लिमिटेड आती है, उससे कोई कमाई ना के बराबर ही आप समझ लो। अगर येलो डॉलर आपका गया है तो उससे कमाई आपकी उस वीडियो पे नहीं होगी, और बहुत ही रेयर ऐड आएंगी उस पर, और आएंगी भी तो उससे कमाई बहुत कम होती है। और दूसरा, बहुत सारी वीडियो अगर आपके चैनल पे हैं येलो वाली, तो आपके चैनल पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट कमेंट है संदीप राजपूत का। ये बोल रहे हैं, यू नीड गो एट नेक्स्ट लेवल, दैट इज डू अ लिटिल एक्शन देन सेइंग वर्ड्स, हेल्प अ नीडफुल वन रादर 1000 वर्ड्स टू पब्लिक। आई थिंक आपके और मेरे सोचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है आई थिंक। और पहली बात तो ये कि आपको कैसे पता मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ या नहीं कर रही। मैं किसी को बता के थोड़ी ना हेल्प करूँगी, आपको थोड़ी ना मैं बताऊँगी कि देखो मैंने इसकी हेल्प करी, इतने मैंने इसे पैसे दिए, या फिजिकली जाके कुछ भी हेल्प करी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वर्ड की ताकत ना सबसे ज़्यादा होती है, शब्दों की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। नॉलेज जो है ना वो सबसे अच्छा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हो। मुझे कुछ चीज़ पता है और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरी वीडियोस के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक अपनी बात रख पाती हूँ। आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट थिंग, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर मैं और कुछ कर पाऊँगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे किसी को देनी है, अगर मैं फिजिकली जाके किसी इंसान को एक बात बोलूँगी तो सिर्फ एक इंसान की हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक सेमिनार भी अटेंड अगर किसी की करूँ तो 100 लोगों को मैं बता दूंगी, 150 लोगों को बता दूंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 लोगों को बता दूंगी। लेकिन यहाँ से मैं एक वीडियो बनाती हूँ अगर 10 से 15 मिनट की, तो वो लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग मेरे व्यूअर हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द ग्रेट थिंग, और मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ हो सकता है। और नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट कमेंट है संगीता का। इन्होंने बोला है, मेरी बॉयफ्रेंड मुझसे ज़्यादा हैंडसम हैं और हमारा सेम एज भी है, और सुना है लड़की लड़कों से पहले एज दिखने लगती है, क्या मुझे आफ्टर मैरिज कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा पता नहीं किसने कहा है आपको कि लड़कियों की एज लड़कों से पहले दिखने लगती है, मुझे नहीं पता ये कुछ लॉजिक है या नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका प्यार सिर्फ इस बेस पे ही टिका है कि आप दिखते कैसे हो या फिर आपकी एजिंग जल्दी हो जाएगी, तो ये कैसा प्यार है यार। अगर आप किसी के साथ प्यार में हो फिर भी आपको इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, तो आई थिंक ये तो फिर ठीक नहीं है ना। और आप खुद से ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, आपका पार्टनर ऐसा सोचता है या नहीं वो आपको नहीं पता। आप उनसे एक बार बात करके देखो, अगर उनको आपसे सच में प्यार होगा ना, वो खुद ही आपको एहसास दिला देंगे कि आपकी फ़िगर, आपका फेस, ये सब मायने नहीं रखता, वो आपसे प्यार करते हैं। आप जैसे हो, जैसे आप इंसान हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच है, इन सब चीज़ों को मिला के आपकी जो एक ओवरऑल आप एक इंसान हो, वो आपसे प्यार करते हैं, ना कि आपके फेस से, आपकी फ़िगर से। तो प्लीज़ ये सारी इनसिक्योरिटीज़ आप निकाल दो अपने मन से। अगर आप ही ऐसा नेगेटिव सोचते रहोगे तो ये रिलेशनशिप में आप हमेशा इनसिक्योर ही रहोगे, और उन पे भी शक करते रहोगे कि शायद मैं इनके लिए कंप्लीट नहीं हूँ, ये बाहर कहीं और अफेयर ना कर रहे हों, और ये सब बहुत नेगेटिविटी हो जाती है यार रिलेशनशिप में। प्लीज़ ये सब बाहर निकालो, अपने पार्टनर से एक बार बात करो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वो है हरदीप कौर का। इन्होंने पूछा है, मैम आई हैव अ लिटिल बेबी गर्ल 5 मंथ, आई डोंट वॉन्ट अनदर बेबी इन फ्यूचर। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो हम अकेले रह जाएंगे, मैं सोच के डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। यार एक बात बताओ, अगर आप दूसरा बच्चा कर भी लोगे तो क्या वो गारंटी है कि वो दूसरा लड़का ही होगा? ठीक है, लड़की भी तो हो सकती है, और आप खुद कह रहे हो कि आपको नहीं चाहिए दूसरा बेबी। सिर्फ ये सोचना कि एक ही लड़की है और वो भी चली जाएगी, तो लड़का अगर होता, वो सोचो एक बच्चा होता, वो भी लड़का होता, वो भी तो कहीं जा सकता है आगे चल के, उसके अपने सपने होंगे, अपने एम्बिशन होंगे, हो सकता है उसकी कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाए, वो पढ़ने के लिए कहीं अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो हॉस्टल में जाए। तो क्या आप एक सेल्फिश मदर बन के अपने बेटे को रोक लेती कि नहीं तुम आगे मत बढ़ो, तुम अच्छी जॉब मत लो, तुम दूसरी सिटी में मत जाओ? नहीं ना। एज अ पेरेंट हम हमेशा यही सोचेंगे ना कि हमारा बच्चा आगे चल के तरक्की करे। तो इसी नज़रिए से सोचो कि बच्चे आपकी हुकूमत नहीं है, बच्चे आपकी ज़ादात नहीं है, ठीक है, वो आपके बच्चे हैं, और आपका और उनका एक जो रिलेशनशिप है वो यहीं तक इतना ही होना चाहिए कि आप जब तक उनके साथ हो, जब तक वो अडल्ट नहीं हो रहा है, जब तक उनके साथ आप रह सकते हो, वो सारे लम्हे, वो सारा वक्त उनके साथ आप अच्छे से स्पेंड करो, अच्छी अच्छी यादें बनाओ। आगे चल के अगर वो दूसरे घर में चली जाएगी, आपकी बेटी या बेटा है, तो वो बाहर कहीं चला जाता है, शादी के बाद अलग हो जाते हैं कितने लड़के, तो इट्स ओके। आप अपने लिए खुद की पहले तो सेविंग करके रखो, ताकि आप अपना बुढ़ापे का खुद से इंतज़ाम कर सको, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो, किसी का मुंह आपको ना देखना पड़े। और अपनी बेटी के साथ भी आप शादी के बाद भी अच्छे रिश्ते रख सकते हो, वो आपको मिलने आए, आप उनको मिलने जाओ। तो
इट्स ओके, इट्स ओके। यही ज़माना चल रहा है आजकल, कोई लड़का लड़की कुछ भी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लड़के भी बाहर चले जाते हैं, लड़के भी अपनी बीवी को लेके अलग हो जाते हैं। तो बेटी अगर दूसरे घर चली जाएगी, इट्स ओके, इट्स ओके, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये है यशवंत चौहान का। उन्होंने पूछा है, मैम मेरी बेटी का निप्पल इनसाइड में है, कुछ हो सकता है? देखो, अगर बचपन से ही उनका इस तरह का है, बचपन से ही लड़कियों का थोड़ा इन्वर्ट ही होता है, जब वो टीनेज में आती हैं तब उनका थोड़ा थोड़ा डेवलप होते हैं ब्रेस्ट एरिया, और उस टाइम पे उनका निप्पल जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड पे आता है। उसके बाद में जब उनका और आगे चल के प्रेगनेंसी होगी, जब वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर टीन एज में भी उनका अंदर की तरफ है और बाहर नहीं आता है हाथों से भी, तो वो प्रॉब्लम की बात है। उस टाइम पे फिर आप डॉक्टर के पास उन्हें ले जाओ। अगर आपकी बेटी टीनेज में है, 17-18 साल 19 साल तक की वो अडल्ट हो गई है, और फिर भी उसके साथ एक कंडीशन है, तो आप उन्हें डॉक्टर के पास एक बार चेकअप कराने के लिए ले जाओ। और अगर हाथों से बाहर आ जाता है और फिर अंदर चला जाता है, सो इट्स ओके। आई थिंक आगे चल के जब प्रेगनेंसी होगी या फिर जब वो ब्रेस्ट फीड कराएंगे उस टाइम पे ठीक हो जाएगा। बाकी नहीं तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये है अब्दुल्ला मलिक का। उन्होंने पूछा है, मस्ट आंसर दिस संडे डियर, इज़ टू मच नाइटफॉल लीड टू इनफर्टिलिटी इन मैन? येस, इट कैन बी। टू मच बहुत ज़्यादा होना, एक्सेसिव में, आपने जैसे खुद ही लिखा है, ये कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है टू मच होना। आपको इसकी वजह से थोड़ी डिजीनेस फील हो सकती है, कमज़ोरी फील हो सकती है, कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, आपको परफॉर्म करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर से डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट इसका करवाइए। नेक्स्ट कमेंट है ड्रीम क्रिएटर का। उन्होंने पूछा है, मैम मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड गवर्नमेंट टीचर है, और मैं अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जॉब के लिए, और बात शादी तक भी हो चुकी है दोनों के घर वालों के बीच। बहुत अच्छी बात है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पर अब वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है, मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए वो मेरे घर वालों को गाली देती है, मुझे गाली देती है और गलत समझती है, जॉब नहीं है मेरे पास इसलिए, और पैसों की भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, अगर शादी से पहले ही पैसा आपके बीच आ रहा है, गाली गलौज हो रही है, और आपको नीचा दिखाना क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक ये रिश्ता बिल्कुल भी सही है आपके लिए। मुझे नहीं लगता आपको ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो आपकी लाइफ पता नहीं क्या होने वाली है। देखो, एक रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। जॉब चले जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, पैसों की प्रॉब्लम होना, और अभी से इतना सब कुछ अगर आपके बीच है तो आगे चल के आई डोंट थिंक कि ये रिश्ता अच्छे से चल पाएगा। आपको आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार सोच लो कि आपको इसी लड़की के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। नेक्स्ट कमेंट है राकेश वर्मा का। ये पूछ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, बताइए। मुझे गुस्सा बहुत चीज़ों पे आ जाता है, और कभी कभी जिन चीज़ों पे आना चाहिए नहीं भी आता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जैसे कि कोई मुझे बहुत इरिटेट करे, ज़बरदस्ती जानबूझ के उल्टी सीधी बातें करे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं उतार भी देती हूँ, उसको सुना देती हूँ बेसिकली। कभी कभी मैं कंट्रोल भी करती हूँ, बहुत हद तक मैं कंट्रोल ही करती हूँ, मैक्सिमम बहुत कम ही होता है कि मेरा गुस्सा एकदम से जब फूट जाता है। जब सामने वाला आपकी बात समझने को तैयार ही ना हो और सामने से बदतमीज़ी करे या उल्टी सीधी बातें करे जो मुझे डाइजेस्ट ना हो, तो मैं उसको फिर सुना देती हूँ। और दूसरा, मुझे थोड़ा सा घर फैला हुआ देख के या फिर बहुत अनटाइडीनेस देख के मुझे थोड़ी सी मतलब उलझन सी होती है, तो उस चीज़ में मुझे गुस्सा आ जाता है और मुझे फटाफट से बस सब क्लीन करना होता है। तो बस ये छोटी छोटी बातों में मुझे गुस्सा आता है, मैं इतना कोई बड़ी चीज़ें माइंड नहीं करती। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये है HR सैड म्यूज़िक का। इन्होंने पूछा है, एक फ़ीमेल में सेक्स करने से पहले ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है क्या? कई बार देखा गया है कि ब्रेस्ट साइज़ से लड़कियों को जज किया जाता है अबाउट हर सेक्स लाइफ। ऐसे पता नहीं कौन ही स्टूपिड लोग होंगे जो लड़कियों की ब्रेस्ट साइज से उनकी सेक्स लाइफ को अज्यूम कर रहे हैं, या फिर ओ माय गॉड। देखो, जब एक लड़की इंटीमेट होती है शादी के बाद, ये वो जब अपनी रेगुलर सेक्स लाइफ शुरू करती है, तो हाँ, उसकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि उसके ब्रेस्ट एरिया में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो थोड़े से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से, वो सिर्फ 1 इंच का फ़र्क हो सकता है उसमें। जैसे कि अगर उसका साइज़ 34 है तो 36 हो जाएगा या 35 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लड़की के
ब्रेस्ट जो हैं वो शादी से पहले ही ग्रो हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो शादी से पहले इंटीमेट हो चुकी है। या तो क्या क्या आप दिमाग लगाते हो आप लोग, जो भी ऐसा सोचता है वो नहायत ही स्टूपिड है। एक लड़की की बॉडी टीनेज में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अगर 20-21 की एज में कोई लड़की है तो तब तक काफ़ी सारी ग्रोथ उसकी हो चुकी होती है, उसकी हाइट जो है वो प्रॉपर बढ़ चुकी होती है, उसका एक फिगर, ब्रेस्ट साइज है, ये सब कुछ बन चुका होता है। शादी के बाद थोड़ा बहुत चेंज उसमें आ सकता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, पर इतना ज़्यादा नहीं आ सकता कि आप एज्यूम कर पाओ कि वो सेक्स लाइफ शुरू कर चुकी है या नहीं। ओ माई गॉड, दैट इज़ सो रॉन्ग किसी को ऐसे जज करना। किसी लड़की का जो उसका फिगर है या उसके ब्रेस्ट का साइज़ है, ये सब मिलता है उसे उसके जीन्स से, यानी कि जो उसके जीन्स हैं, जो उसके परिवार में जो उसके पूर्वज हैं, उसकी मम्मी होंगी या दादी होंगी या और जो लोग होंगे परिवार में, उस हिसाब से उसकी बॉडी पे असर पड़ेगा। या फिर उसका जो हॉर्मोन्स हैं उनसे उसको फ़र्क पड़ेगा। वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल जी रही है, जिस तरह का खान पान खाती है या एक्सरसाइज करती है, जो भी उसकी लाइफ स्टाइल है उसका फ़र्क पड़ेगा। उस हिसाब से उसकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ना कि इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो प्लीज़ ये जिसकी भी सोच है बहुत ही घटिया सोच है। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करो यार लड़कियों के लिए कि अब उनकी बॉडी अगर ऐसी है, उनकी फिगर ऐसी है, तो उसका मतलब कि वो पहले से कुछ कर चुकी हैं। बहुत बहुत गलत है ये। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं चलिए, जो कि है रमेश शर्मा का। उन्होंने पूछा है, मैम क्या सेक्स के वक्त एक साथ 2 कॉन्डोम पहन सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्डोम पहनकर सेक्स करने से कॉन्डोम फटने के चांसेस होते हैं। एक और आ गई है महान, एक से नहीं बल्कि 2 पहनने से उसके फटने के चांसेस होते हैं। 2 अगर आप पहनोगे वो आपस में उसमें घिसेंगे, फ्रिक्शन होगा, तो उससे कटने फटने के चांसेस हैं, एक से नहीं है। 2 तो नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट और कोई नहीं है मेरे पास, इतने ही कमेंट्स थे। और प्लीज़ यार थोड़ा सा दिमाग लगा के कमेंट किया करो, थोड़ा सा दिमाग अपना हर चीज़ में लगाया करो। कैमरा की बैटरी बिल्कुल चली गई अभी, तो मैंने सोचा वीडियो बस फिनिश कर देती हूँ अपने फ़ोन से। तो मैं ये बोल रही थी कि थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के कमेंट किया करो यार, कुछ भी लिख देते हो, मतलब कुछ भी जो मन में आया वो। और इसीलिए मैं बहुत सारे कमेंट तो इग्नोर कर देती हूँ या डिलीट कर देती हूँ। फिर आप बोलते हो कि मेरा कमेंट पिक नहीं हुआ या मेरा क्यों डिलीट कर दिया। तो आधे कमेंट तो यूट्यूब ही आपके उड़ा देता है अगर आप उल्टी सीधी बातें लिखते हो, अजीब से वर्ड आप यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वर्ड आप यूज़ करते हो। बाकी मेरे पास आते हैं और मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं क्यों पिक करूँगी ना। आप ढंग के कमेंट किया करो, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने और कमेंट्स आप कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।